तो अब राहुल गांधी भी संभल आना चाहते हैं। यही नहीं, उनका कार्यक्रम भी तय हो गया है 4 दिसंबर यानी कल। लेकिन क्या राहुल गांधी संभल आ पाएंगे या फिर उन्हें भी प्रशासन रोकेगा? आज प्रशासन ने कैसी तैयारियां की हैं राहुल गांधी के लिए, आज हम आपको बताएंगे। इसके अलावा संभल में क्या क्या हुआ, क्या तमाम रोक के बावजूद पॉलिटिकल डेलीगेशन मिलने पहुंच रहा है? जी हां, कौन कौन पहुंचा और क्या क्या हुआ, संभल के बारे में ये पूरी रिपोर्ट। इसके अलावा बदायूं में जामा मस्जिद को लेकर हो रही अदालत की सुनवाई में क्या हुआ? हिंदू पक्ष ने वहां पर नीलकंठ महादेव मंदिर का दावा किया है, सुनवाई हुई है, क्या है इसका अपडेट ये बताएंगे। वाराणसी में उदय प्रताप सिंह महाविद्यालय में आज छात्रों ने प्रदर्शन किया। वक्फ ने उस पर अपना दावा किया था, कुछ दिन पहले नमाज पढ़ी गई और आज छात्रों ने बाकायदा वहां हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर खूब हंगामा किया, ये भी दिखाएंगे। और आखिर में योगी सरकार के मंत्री का वो बयान, हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना है। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। एक दिन पहले लखनऊ में कांग्रेसियों को रोकने का हंगामा दिखाई दिया, जब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही संभल जा रहे प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं को रोक दिया गया। लेकिन अब राहुल गांधी संभल जाने वाले हैं। जी हां, संभल में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर, खासकर जामा मस्जिद और संभल की है, वहां जो विवाद उपजा, उसके बाद 5 लोगों की मौत हुई थी। अलग अलग दावे हैं। पुलिस का कहना है कि उसकी गोली से नहीं मरे, जबकि संभल के लोगों का कहना है कि बाकायदा पुलिस की गोली से मौत हुई है। खैर, ये एक अलग विषय है। लेकिन राहुल गांधी अब उन पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचने वाले हैं। 4 तारीख यानी कि कल वो दिल्ली से संभल आएंगे। बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी संभल पहुंच पाएंगे या फिर उन्हें भी प्रशासन रोक देगा? दरअसल प्रशासन की तरफ से जो निषेधाज्ञा लागू की गई है भारतीय न्याय संहिता 163 के तहत, उसके मुताबिक 10 दिसंबर तक किसी भी तरीके के पॉलिटिकल डेलीगेशन या कोई भी राजनीतिक नेता या फिर प्रतिनिधिमंडल को संभल के आने पर रोक लगी हुई है। वजह है कानून और व्यवस्था। तो अब एक तरफ संसद का सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी ऐलान कर दिया है, उनकी तरफ से ये सामने आ गया है कि वो भी संभल आ रहे हैं। अब प्रशासन ने राहुल गांधी को रोकने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। संभल के डीएम राजेंद्र पैंसिया ने बाकायदा गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, अमरोहा और आसपास के जिलों के जिलाधिकारियों को यह पत्र लिखा है कि राहुल गांधी को संभल आने से रोका जाए, क्योंकि बाकायदा रोक लगी हुई है प्रशासन की तरफ से कि कोई भी शख्स संभल नहीं आएगा, कोई भी राजनीतिक डेलीगेशन या राजनीतिक नेता नहीं आएगा। तो अब देखना है कि क्या राहुल गांधी कल संभल के लिए निकलते हैं या नहीं। अगर निकलते हैं तो क्या उन्हें गौतम बुद्ध नगर की सीमा पर रोक लिया जाता है। एक बहुत बड़ा कल हंगामा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर राहुल गांधी ने तय कर लिया कि वो संभल आएंगे और अगर अपने घर से वो निकलते हैं संभल के लिए, तो निश्चित मानिए उत्तर प्रदेश की सीमा पर बड़ा बवाल तय है। हालांकि सभी जिला अधिकारियों को जो दिल्ली की सीमा से उत्तर प्रदेश की लगती है, सभी को अलर्ट किया गया है। यानी कि कल हर हाल में राहुल गांधी को प्रशासन रोकेगा अगर राहुल गांधी संभल आने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हर किसी को रोक दिया जा रहा है या लोग पहुंच रहे हैं? आपको बताएं कि कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन, एक नेता छुपते छुपाते संभल पहुंच गया। जी हां, सचिन चौधरी हैं, जो कि सचिन चौधरी संभल के प्रभारी भी रहे हैं, और सचिन चौधरी को ने जाकर के बकायदा मुलाकात कर ली है। पीड़ित परिवार, जो बिलाल का परिवार है जिसके यहाँ जिनकी मौत हुई थी, उससे कांग्रेस नेता सचिन चौधरी ने चुपचाप मुलाकात कर ली।
बाकायदा उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं और आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि प्रशासन ने बेशक रोक लगाई है, लेकिन कभी कोई नेता दौड़ते भागते पहुंचने की कोशिश करता है, कभी कोई छुपते छुपाते, और संभल में पीड़ित परिवारों के घर इस तरीके से पहुंचने का सिलसिला या उन तक पहुंचने का सिलसिला जारी दिखाई दे रहा है। यही नहीं, जमाते उलेमा हिंद बाकायदा इनकी पूरी टीम संभल पहुंची और उन्होंने पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए का चेक भी दिया है। हालांकि जब पुलिस ने जाकर के जमीयत उलेमा हिंद के लोगों से बात की, जमीयत उलेमा हिंद ने बाकायदा पुलिस को बताया कि वो घर नहीं गए, बाकायदा उन्हें बुला करके, उनके परिवारों को बुलाकर अपने ही संस्था में उन्हें ये चेक सौंपा गया है। तो अब कल के लिए तैयार रहिए, हो सकता है कि राहुल गांधी अगर निकले तो एक नया हंगामा दिखाई दे, क्योंकि प्रशासन हर हाल में उन्हें रोकेगा, लेकिन पहुंचने वाले उन परिवारों तक पहुंच भी रहे हैं। अब अगली खबर, और अब बात करते हैं बदायूं के जामा मस्जिद की। बदायूं के जामा मस्जिद को लेकर आज बदायूं की अदालत में सुनवाई हुई। दरअसल 2022 में हिंदू महासभा की तरफ से मुकेश पटेल नाम के एक शख्स ने यह दावा कर रखा है कि जामा मस्जिद नीलकंठ महादेव का मंदिर है और यहां भाई सर्वे की इजाजत दी जाए। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष लगातार इस बात को खारिज कर रहा है कि यह कोई मंदिर नहीं और 850 सालों से यह मस्जिद है। अदालत इस मामले की सुनवाई कर रहा है कि क्या यह मामला सुनवाई के लायक है या नहीं है, क्या इसमें कोई सर्वे किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। लेकिन पहली सुनवाई यही है कि क्या इसे सुना जाएगा या फिर इसे खारिज किया जाएगा। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें शुरू हो गई। हिंदू पक्ष की तरफ से दलील रखी जा चुकी है, आज मुस्लिम पक्ष ने अपने तरफ से यह दलील रखी। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत इस मुद्दे पर सुनवाई नहीं की जा सकती। 1947 में इस पूरे स्ट्रक्चर का जो चरित्र था वो मस्जिद का ही चरित्र था, इसलिए इस पर कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ ये पूरी जमीन और ये मस्जिद वक्फ के अंतर्गत आती है, इसलिए इस पर आगे कोई सुनवाई नहीं की जानी चाहिए। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की तरफ से जो दलील रखी गई है उसमें इतिहास के कई किताबों का हवाला दिया गया है और यह बताया गया है कि नीलकंठ महादेव का यह मंदिर हुआ करता था, राजाओं का बनाया हुआ यह पुराना मंदिर था जिसे कई 100 साल पहले तोड़कर मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। हालांकि अब अदालत इस बात पर फैसला लेगी कि यह मामला सुनवाई के लायक है या नहीं है। अब देखना यह है कि 10 दिसंबर को इसकी अगली डेट लगी है और तब अदालत इसे सुनवाई के लायक मानती है या इसे खारिज कर देती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वाराणसी की खबर। जी हां, वाराणसी में उदय प्रताप सिंह महाविद्यालय भी इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल 120 साल पुराना ये एक कॉलेज है और ये वो कॉलेज है जिसके एक हिस्से में एक मजार बनी हुई है, जहां पर सालों से कुछ लोग नमाज भी पढ़ते आए हैं। लेकिन 2018 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाकायदा इस कैंपस के जमीन पर अपना दावा ठोका और कहा कि यह वक्फ की जमीन है। यह मामला तब तक दबा हुआ था जब तक वक्फ की तरफ से जो दावे किए गए उसकी चिट्ठी सोशल मीडिया पर नहीं आई थी। मीडिया में इस खबर के आने के बाद कि 2018 में इसकी जमीन पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है, अचानक इस कॉलेज के कैंपस में नमाज पढ़ने वालों की भीड़ उमड़ आई। कुछ दिन पहले जो जुमे की नमाज थी उस दिन कई 100 लोग, तकरीबन कहा यह जा रहा है कि 500 से ज्यादा लोग अचानक इस कॉलेज के परिसर में इस मजार के पास आकर नमाज पढ़ने पहुंच गए। हालांकि यह पूरी तरीके से एक बताया जा रहा है कि एक कॉलेज है जो कि 120 साल पुराना है, इसमें 6700 से ज्यादा छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, लेकिन
अचानक वहां नमाज बढ़ने के बाद छात्र छात्राओं का रोष भी बढ़ गया और उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि अगर यहां पर इस तरीके से नमाज अदा की जाएगी तो वो भी उस मजार के पास हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और शुक्रवार को जब बहुत बड़ी तादाद में नमाजी वहां नमाज पढ़ने पहुंचे और उन्होंने नमाज अता की, तो आज छात्रों का एक बड़ा वर्ग उसी मजार के पास इस जिद पर अड़ गया कि वो यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, और जिसे लेकर बकायदा बहुत बवाल हुआ। तकरीबन 9 स्टूडेंट को आज पुलिस ने डिटेन किया है और फिलहाल इस मामले में एक तरीके से स्टेटस को लगाया गया है प्रशासन की तरफ से कि अभी फिलहाल कहीं कोई कुछ अलग से नहीं होगा, जो पहले से चला आ रहा है सिर्फ वही होगा। अब देखना यह है कि इसमें होता क्या है। वैसे जो कॉलेज प्रशासन है उसने 2018 में जो नोटिस मिली थी वक्फ बोर्ड की तरफ से, उसका जवाब उसने तभी दे दिया था कि ये वक्फ की जमीन नहीं बल्कि कॉलेज की जमीन है, और बाकायदा जो एंडोमेंट एक्ट है उसके तहत ये कॉलेज की जमीन कॉलेज की है। इस जवाब के बाद से वक्फ बोर्ड ने कोई दावा दोबारा नहीं किया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि यहां पर भी दावे और प्रति दावे के बाद बवाल बढ़ सकता है। अब अगली खबर। तो अब सुनिए योगी सरकार के एक मंत्री का वो नारा जो इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। मयंकेश्वर शरण सिंह, मयंकेश्वर शरण सिंह बाकायदा अमेठी से आते हैं, तिलोई से विधायक हैं और स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। दरअसल 2 दिन पहले इनके अपने विधानसभा क्षेत्र तिलोई में इनके घर पे ही राम कथा का आयोजन था, और उस कथा के आयोजन के बाद जब इसका समापन चल रहा था, उसी वक्त बोलते हुए इन्होंने ये नारा लगाया कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना है। मयंकेश्वर शरण सिंह को पहली बार उन्होंने यह नारा नहीं लगाया है। कुछ दिन पहले भी जब राकेश प्रताप सिंह की यात्रा शुरू हुई थी अमेठी से अयोध्या तक की, उस यात्रा के दौरान भी इन्होंने ये नारे लगाए थे। आप देखिए ये कैसे लगातार इसी नारे को दोहरा रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना है। हालांकि फिलहाल मंत्री जी की इसके बाद मंत्री जी की कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है, लेकिन इसकी चर्चा इस वक्त खूब हो रही है। आप इन नारों को सुनिए, अंदाजा लग जाएगा। राधे 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 राधे, हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है, जय श्री राम। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।